जय हिंद बच्चों। तो आज के वीडियो में हम होम साइंस का अध्ययन करेंगे और होम साइंस से संबंधित चैप्टर वाइज पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करने के बाद में हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पे, पहला चैप्टर जो है, शिशुओं को जानिए 0 से 6 वर्ष और उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी। तो इसमें हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय उसमें किस संवेग का प्रदर्शन होता है, तो वो होता है प्यार का। ठीक है, क्योंकि बच्चा जन्म लेता है तो उस समय ही मतलब वह रहता है माता के पास। ठीक है, और उस समय उसमें प्यार का संवेग प्रदर्शन होता है। दूसरा प्रश्न है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन कितने अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर सामान्यतः महिला है तो सामान्य महिला को प्रोटीन देना होता है 45 ग्राम। सामान्य महिला को कितना ग्राम देना होता है? 45 ग्राम। लेकिन अगर दूध पिलाने वाली महिला है तो उनको 60 से 70 ग्राम के आसपास देना होता है। तो अतिरिक्त हम कहें कि कितना ग्राम और देना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा कि अतिरिक्त अगर कहा जाए तो 15 ग्राम और आप ऐड कर सकते हैं। तो 60 से 70 यानी 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बच्चों को किस साल में पहला दांत निकलता है। ठीक है, तो बच्चा को कब पहला दांत निकलता है ये ध्यान रखिएगा। बच्चा को पहला दांत निकलता है 6 माह के आसपास, 5 माह या 6 माह के आसपास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है? तो ज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था है। अगला प्रश्न है, शिशुओं को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? तो शिशु को बीसीजी का टीका 3 माह पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है, तो ये है 50 सेंटीमीटर। औसत लंबाई भारतीय बच्चों की जन्म के समय कितना है? 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? 2.5 से 3.5 केजी होता है। गर्भावस्था में किस तत्व का कमी होता है बच्चा में? तो बच्चा में कैल्शियम का। गर्भावस्था में किसका कमी होता है? कैल्शियम का कमी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? तो शिशु का सबसे जो उपयुक्त आहार है वह है माँ का दूध। इसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है। अभी आप देखें, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? तो बच्चों को पूरक आहार 6 माह के बाद देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 12 नंबर, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो देखिए, ये आप देखेंगे टोटल जब फेज को, तो सबसे पहले गर्भावस्था होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है, जब जन्म लेता है। तो गर्भ जन्म लेने से 2 माह तक का जो अवधि होता है, तो फिर हम उसको कहते हैं शैशवावस्था। फिर उसके बाद 2 माह से 2 वर्ष उत्तर शैशवावस्था। फिर 2 वर्ष से लेकर के जब बच्चा का उम्र जो है वो 12 वर्ष के आसपास आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि बच्चा बाल अवस्था में है। 12 वर्ष से लेकर के बच्चा का उम्र जब 21 वर्ष होता है तो उसको बोलते हैं कि बच्चा मतलब कि किशोरावस्था में है। ठीक है, और भी फिर 21 से 40 जब बच्चा आ जाता है। ठीक है, तो 21 से जब 40 के उम्र में बच्चा आ जाता है तो उसको मतलब कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं विकसित फॉर्म में है। और 40 से जब ऊपर जाता है तो प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, और इस सबको नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे कि 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच का, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम जाएंगे तो ये बाल्य अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा।
2 से 6 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था यहाँ पे कहा जा सकता है। ठीक है, शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था मतलब जन्म से 2 वर्ष और फिर जन्म से 2 माह और 2 माह से 2 वर्ष होता है। ठीक है, 2 वर्ष से फिर 12 वर्ष तो बाल्यावस्था आता है, तो 2 से 6 वर्ष है तो बाल्यावस्था सही आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, महिला प्रजनन तंत्र क्या उत्पन्न करता है? महिला प्रजनन तंत्र किस चीज को उत्पन्न करता है? तो ध्यान रखिएगा कि महिला प्रजनन तंत्र के बारे में, महिला प्रजनन तंत्र का से जुड़े हुए 2 अंडा होते हैं, तो अंडा भी उत्पन्न करते हैं। कितना अंडा होता है? 2 अंडा होता है। ठीक है, बच्चों को जन्म देती है महिला और फिर सेक्स हार्मोन भी उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? महिला में केवल स्रावित होता है, वो हार्मोन का नाम क्या है? तो वो हार्मोन है प्रेलिन करके हार्मोन है, ये केवल महिला में स्रावित होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, प्रोलेक्टिन ये सब पुरुष में भी होता है। किस महीना में बच्चा बिना सहारा के खड़ा हो जाता है? तब बिना सहारा के जो बच्चा है वो कितना महीना में खड़ा हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 9 से 12 महीना में बच्चा खड़ा होने लगता है। उसके बाद सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। सामान्य प्रसव में स्तनपान तो 30 मिनट में शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, 30 मिनट में। अगला अगला प्रश्न है, माँ के दूध में पाए जाने वाला एंटीबॉडी प्रदान करता है। तो एंटीबॉडी वो कहीं ना कहीं बच्चा को रोग से बचाता है, रोग रोधन। ठीक है, अस्थायी दांत का संख्या कितना है? तो देखिए, एक होता है अस्थायी दांत जिसको परमानेंट बोलते हैं, एक होता है अस्थायी जो टूट जाता है। तो 20 कुछ दांत है ना, ये मतलब उगता है और आने के बाद ये टूटता है। ठीक है, तो अस्थायी दांत 20 को है, लेकिन फिर जब 20 को जमेगा तो उसको अस्थायी बोलेंगे, और उसके अलावा 12 को और जमता है, तो 12 को बाद में और जमता है, तो 20 और 12 फिर 32 वो अस्थायी हो जाता है बाद वाला, लेकिन पहले वाला 20 को जो टूटता है उसको अस्थायी बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो पुरुष का भाग नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो देखिए, शुक्राणु, वृषण, प्रोटेस्ट ग्रंथि सब पुरुष में होता है, अंडाशय जो है केवल महिला में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पुरुष का भाग नहीं है। नवजात शिशु 24 घंटा में कितने देर सोता है? तो नवजात जो शिशु है 24 घंटा में कितना देर सोता है? तो ध्यान रखिएगा कि नवजात जो है वो आपका 24 घंटा में 16 से 18 घंटा सोएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 16 से 18 घंटा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, अगला प्रश्न का आप उत्तर देंगे। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि आपका कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा। अब इस चैप्टर में 2 ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा। उत्तरमाला भी सबका लास्ट में दिया गया है, तो आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको नंबर दे दिया जाएगा 9111757247 व्हाट्सएप नंबर है, और इस पे आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का प्रश्न, वन लाइनर, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, पूरा गेस क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, ध्यान दीजिए। अंडे और शुक्राणु की संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडा और शुक्राणु का जो संयोजन का प्रक्रिया होता है उसको निषेचन कहते हैं। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलता है तो निषेचन होता है। निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मक बनता है। उसके बाद में बनता है भ्रूण, और उसके बाद तब वो बच्चा का रूप धारण करता है। गर्भावस्था परीक्षण है, तो देखिए कोई गर्भावस्था में है या नहीं इसका जांच किससे करते हैं? तो पेशाब की जांच से, यानी मूत्र की जांच से करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला चैप्टर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट आपको दिया गया है जो ध्यान रखिएगा। नवजात को 24 घंटा के अंदर बीसीजी और ओपीवी एवं हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। ठीक है, स्त्रियों के अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। माता का दूध हमेशा ताजा होता है, ध्यान रखिएगा, माता का दूध हमेशा ताजा होता है। चलिए अगला आपका चैप्टर आया, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चलिए
आ जाइए चैप्टर नंबर 2 पे हम आते हैं और इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 जो है, इसमें आपका पहला प्रश्न जो है तो ये रहा, विटामिन ए की कमी से कौन 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 रोग होता है। तो देखिए विटामिन का खोज किसने किया था, अगर पूछे कि विटामिन का खोज किसने किया था तो ध्यान रखिएगा फंक, एक वैज्ञानिक का नाम था फंक। ठीक है, तो फंक ने विटामिन ए का खोज किया था। अगर कहा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो ध्यान रखिएगा रतौंधी, कौन रोग, रतौंधी। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी की कमी से होता है कौन सा रोग, तो बेरी 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 बेरी। सी की कमी से अगर पूछा जाए कि सी की कमी से कौन रोग होता है तो सी की कमी से, एकदम लाइन से आपको पूरा मतलब इस नोट्स में दिया गया है। हमको लगता है कि इससे बेहतर आपको और मतलब एकदम कम टाइम में और सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला नोट्स आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन रोग होता है, डी की कमी से होता है आपका रिकेटस, रिकेटस रोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन का खोज कौन किया था, फंग, आपको बताए थे। चलिए उसके बाद में आप हमको बता दीजिए अगला प्रश्न, रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार के होते हैं तो ये आपका हो जाते हैं दो प्रकार के। क्या प्रकार के, दो प्रकार के। माता के दूध में भी रोग निरोधक क्षमता होता है, आप पढ़े थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का उत्तर बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप बताएंगे। अगला प्रश्न बताइए कि निम्न में पोषणहीनता से संबंधित रोग होता है, मतलब पोषणहीनता, पोषण पर्याप्त मात्रा में आपको नहीं मिलेगा तो कौन बीमारी, तो यहाँ पे एनीमिया, क्या हो जाता है, एनीमिया होता है, पोषणहीनता से संबंधित रोग है। टाइफाइड और हैजा बीमारी किसके संदूषण से होता है, टाइफाइड और हैजा जो है वो क्यों होता है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप जल और भोजन मतलब दूषित खाएंगे या पिएंगे तब आपको क्या होगा, टाइफाइड और हैजा हो जाएगा। बासी या खराब खाना और पानी नहीं पीना चाहिए। मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं, मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं तो ये होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए, कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए, ध्यान रखिए डीटीपी, डीटीपी का, कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए तो डीटीपी का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद में ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है तो कार्बोहाइड्रेट है मुख्य स्रोत। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, तो जो बच्चा पेचिश से पीड़ित हो उसको क्या देना चाहिए तो पेचिश से पीड़ित बच्चा को चीनी युक्त गर्म दूध देना चाहिए। ठीक है, चीनी युक्त गर्म दूध देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित है, पोषणहीनता से संबंधित कौन है, ध्यान रखिएगा। तो पोषणहीनता से संबंधित है एनीमिया। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछा जाए आपसे कि विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक जो है तो ये है सभी के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावक के लिए, शिक्षक के लिए, क्योंकि मानसिक रूप से अगर आप विकास कर रहे हैं तो ये तो बच्चा भी कर रहा है तो अच्छा बात है, और अभिभावक भी कर रहा है, गार्जियन भी, शिक्षक भी कर रहा है, तो सबको करना चाहिए। संतुलित आहार के ग्रहण करने करने से डबल रिपीट हो गया है, क्या प्रभाव पड़ता है तो संतुलित आहार जब आप लीजिएगा, ठीक है, तो भार में भी कमी आएगा, शारीरिक प्रभाव क्षीणता होगा, कमजोरी ड्रोम जो है तो ये सब खत्म होगा। तो अच्छा आहार लीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं स्वस्थ रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए रोग निरोधक क्षमता 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है तो बच्चा को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज जो है 0 से 3 माह के आयु में दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा, भोजन में किसकी कमी से माँ और शिशु दोनों को गलगंड और घेघा रोग हो जाता है तो आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, घेघा रोग। तो ये बात ध्यान रखिएगा। खसरे का टीका कब लगाया जाता है, खसरा के टीका जो है ये कब लगाया जाता है तो 9 महीना, 9 महीना में खसरा का टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, WHO का पूरा रूप क्या है, WHO का फुल फॉर्म बताना है तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूछा जाता है इसका स्थापना कब हुआ था
तो ध्यान रखिए 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी सीधे देता है 1948, और अगर कहा जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, हेल्थ माने स्वास्थ्य, तो ये कहिएगा 7 अप्रैल को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखना होता है, सीधे ऑनलाइन में रटते जाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा थोड़ी होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएगा, इस सब क्वेश्चन को एकदम आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। हाँ, निम्न में से कौन खाद्य विषाक्त के लक्षण है, तो खाद्य विषाक्त के लक्षण कौन है। तो देखिए, आपको नहीं बुझाए ना तो आप तुक्का भी मारिएगा, तो अगर सभी होगा तो डी मार दीजिएगा, अगर नहीं बुझाता है तो क्या करिएगा, उल्टी, जी मचलना, दस्त होना, तो बढ़िया खाना नहीं खाइएगा, खराब खाना होगा तो क्या होगा, उल्टी होगा, जी मचलेगा, अजीब अजीब लगेगा, दस्ती होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, स्त्री के प्रथम दूध स्त्राव को कहते हैं, तो स्त्री का जो पहला दूध निकलता है तो उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया। पोलियो, एड्स, चेचक बीमारी किससे होता है, तो एक ट्रिक है कि रेखा मुझे हिट करके पोचे चली गई, रे से रैबिज, ख से खसरा, ठीक है। उसके बाद पोलियो, पोलियो, एड्स, चेचक, ये सब किससे होता है, तो सब वायरस से होता है, वायरस से। कोरोना भी कभी से हुआ था, वायरस से, ठीक है। वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है, तो ये बाहर रहेगा तो मरल रहता है, और किसी के शरीर में जाता है तो जिंदा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है जो हम आपको बता दे रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, अगला प्रश्न है, निमोनिया और हैजा बीमारी का कारण क्या है। निमोनिया और हैजा बीमारी का कारण क्या है, तो ये है आपका जीवाणु, क्या है, जीवाणु है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर चैप्टर भी यहाँ पे का हो गया, समाप्त हो गया आपका। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर चैप्टर, ठीक है। चलिए, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, और A1 आर्ट्स क्लास का ये नोट्स है, तो ध्यान रखिएगा, समझे। एटी सर के द्वारा इस नोट्स को खुद बनाया गया है, और बहुत ही कंसाइज नोट्स है आपका होम साइंस का, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे तीसरा चैप्टर है असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकता। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपका है, खुशी आत्मीयता और रूप हलापन का प्रतीक है। खुशी आत्मीयता और रूप हलापन का प्रतीक है, तो पीला, क्या है, पीला, ये रंग ध्यान रखिएगा। उसके बाद सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए होता है, तो देखिए, जो नहीं मतलब बोल पाता है, यानी कि गूंगा और बहरा, ठीक है। तो जो न सुन पाए तो सुनेगा नहीं, तो समझेगा कैसे, तो उसके लिए इशारा, चाहे जो गूंगा है, बोल नहीं पाता है, तो वो भी किसका कैसे बात करता है, इशारा से, तो इशारा को ही सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। बच्चों में असमर्थता हो सकती है, तो जन्म के समय से, कब, जन्म के समय से, या जन्म के पहले से, या जन्म के बाद से, या इनमें से सभी। तो ये देखिए, जन्म के समय से असमर्थता हो सकती है, जन्म के पहले तो पता ही नहीं चलता है, जन्म के बाद क्या, जन्म के समय से ही अगर बच्चा को कोई दिक्कत है तो उसी समय से असमर्थता होगा। दुख संवेद का उदाहरण है, ठीक है। तो दुख संवेद का उदाहरण है, किसी को दुख होता है तो वो खिसिया जाता है कि नहीं, क्रोधित हो जाता है। लड़का के देखते हैं, चॉकलेट होकर छीन लीजिए तो रोने लगेगा एकदम, कहीं खिसिया जाएगा एकदम, भमोर लेगा, तो वह बात है क्रोध। निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन है, शारीरिक न्यूनता कौन है, ध्यान रखिए। तो शारीरिक न्यूनता क्या है, तो ये है श्रवण शक्ति, क्या है, श्रवण शक्ति। अगला प्रश्न, मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं, तो मानसिक न्यूनता आपके 9 प्रकार के होते हैं। कै प्रकार के होते हैं मानसिक न्यूनता, 9 प्रकार के, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेषता आवश्यकता कौन सी है, ठीक है। तो कृत्रिम लुप्त अंग, जिसका कोई अंग गायब हो गया है, उस बच्चों की विशेष आवश्यकता क्या चीज है, ठीक है। तो उस बच्चा के लिए जरूरी क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक चिकित्सा, उसका इलाज करवाना चाहिए। शारीरिक आवश्यकता, जो शरीर में दिक्कत है वो चीज का पूर्ति करिए। शैक्षणिक आवश्यकता, और मानसिक रूप से भी उसको मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जिनमें इनमें से सभी होगा, अगर आपको नहीं बुझाए तो आप रिक्स आराम से ले सकते हैं। निम्न में से कौन बच्चों का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है,
तो बच्चा के पारिवारिक और सामाजिकरण का साधन कौन नहीं है? तो दोस्तों से संबंध नहीं है। बच्चा के जन्म कर्म है, माता पिता हैं और भाई बहन है, ठीक है, दोस्तों से संबंध नहीं है। आजकल देख रहे हैं कि दोस्त मतलब कम, दुश्मन ज्यादा हो गया है। तो एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी? एकीकृत बाल विकास योजना जो है 1975 में शुरू की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है? मतलब इसका लक्ष्य क्या है? एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य बताना है कि क्या है। तो ध्यान रखिए, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चा, 15 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली सभी महिलाएं। तो उपरोक्त में से सभी हैं, उपरोक्त में से सभी हैं। घर मानव जीवन को प्रदान करता है। घर मानव जीवन को क्या प्रदान करता है? ध्यान रखिएगा। तो घर जो है वो मानव जीवन को सुरक्षा देता है, प्रतिष्ठा देता है, स्थायित्व देता है कि एक जगह वो टिक के रहे। तो उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अंधा बच्चा को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ब्रेल लिपि। कौन लिपि? ब्रेल लिपि, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि भारतीय शिशुओं की औसत जन्म ऊंचाई कितना है? तो भारत का जो बच्चा है, शिशु है, उसका औसत जन्म ऊंचाई कितना है? तो ध्यान रखिएगा 50 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो शरीर का जो विकास होता है उसका सबसे मेन अवस्था कौन है? बाल्यावस्था। कौन है? बाल्यावस्था। लड़का को इसी समय में मतलब ज्यादा अगर खान पान सब अच्छा रहे तो शरीर का विकास होगा, क्योंकि 2 वर्ष से कितना वर्ष के बीच बाल्यावस्था होता है? 12 वर्ष। ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन 2 से 6 दिया था, तो 2 से 6 हम टिक आउट किए, लेकिन होता है 2 से 12 वर्ष, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर भी यहाँ पे आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग तेजी में देख लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चौथा चैप्टर आपका है बच्चों की वैकल्पिक देख, साफ स्वच्छ विकारात्मक का प्रतीक। यहाँ पे पहला प्रश्न आप देखेंगे, तो पहला है साफ स्वच्छ और विकार रहित प्रतीक है, ठीक है। तो साफ स्वच्छ और विकार रहित जो प्रतीक है, तो इसमें से आपका कौन सा रंग होगा, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें होगा पीला रंग। कौन रंग? पीला रंग। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक। तो वृद्धि और विकास को कौन प्रभावित करता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वृद्धि और विकास को कौन प्रभावित करेगा? तो पोषण बिल्कुल करेगा, पोषण तो करेगा ही, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि साफ, क्या है क्वेश्चन? साफ स्वच्छ और विकार रहित का प्रतीक है, तो इसका आंसर जो है वो होगा आपका लाल, ठीक है। साफ सहित, साफ स्वच्छ और विकार रहित का जो प्रतीक है, तो इसका आंसर वो गलत टिक हो गया था, लाल होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि विकास मतलब वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो वृद्धि और विकास को कौन प्रभावित करता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, पोषण, अंतःस्रावी ग्रंथि और वातावरण। सुखद संवेद उदाहरण है, आदमी का जो सुखद संवेद उदाहरण है ये किसका है? तो ये नॉर्मल आप बुद्धि लगा सकते हैं कि क्रोध का तो होगा नहीं, भय का होगा नहीं, ईर्ष्या का होगा नहीं, जलन होता है तो स्नेह, क्या होगा? स्नेह, ठीक है। फिर देख लीजिए, इसमें चौथा प्रश्न यहाँ पर है। चौथा प्रश्न है कि ICDS की स्थापना किस सन में हुई थी? ICDS की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ICDS का मुख्य लक्ष्य है, ICDS का मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या है? तो ये है बच्चों और महिलाओं, बच्चे व महिलाएं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 5, एक व्यक्ति के लिए आहार नियोजन। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ज्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ कौन है? तो ज्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ इसमें से बताना है आपको कि कौन है। तो ये क्या होगा? वसा। क्या होगा? वसा। ये ध्यान रखिएगा कि एक यहाँ पे वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि कार्बोहाइड्रेट से 4.2। तो ज्यादा अगर पूछा जाए कि ऊष्मा शक्ति प्रदान कौन करता है तो वसा करता है,
ठीक है। और मोटाने में आदमी के भी इसी का योगदान होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। ठीक है, पोषण जो है वो मानव जीवन की आवश्यकता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ये प्राथमिक होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रकाशिक तंतु है? प्रकाशिक तंतु है, सॉरी प्राकृतिक है। प्राकृतिक यानी कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहा है, इसको आदमी नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन होगा? तो ध्यान रखिएगा, वनस्पति, पेड़ पौधा भी प्राकृतिक है, प्राणी भी, जीव जंतु प्राकृतिक है, खनिज भी प्राकृतिक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। वसा निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें पाया जाता है? वसा, मक्खन, मांस, घी। तो वसा सब में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रोटीन का स्रोत क्या है? प्रोटीन का स्रोत है, तो ध्यान रखिए, अनाज भी है, दाल भी है, सोयाबीन भी है। इस सब पर्सनल ध्यान रख लेना है, ये नहीं कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, डी खाली याद रख ले। ठीक है, तो सबको याद रखिएगा कि अनाज, दाल, सोयाबीन किसका स्रोत है? प्रोटीन का। ठीक है, आगे फिगर वगैरह भी मिलेगा इस नोट्स में। ठीक है, तो इस नोट्स का यही खास विशेषता है कि इसमें चित्र वगैरह सब मतलब मिलेगा A to Z, और बहुत बड़ा भी नोट्स नहीं है एकदम, मतलब समझिए कि 60 पेज के आसपास का नोट्स है और सब कुछ उसमें कवर है एकदम, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय फोटो सब। चलिए ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे चावल, आलू, ग्लूकोज, इस सब में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन पोषक तत्व है? पोषक तत्व क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि पोषक तत्व का जब बात है तो प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, विटामिन ए निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है ज्यादा? तो विटामिन ए अगर पूछा जाए कि इसमें से सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए दूध में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में कभी पाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन डी। आंवला में कभी पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन सी। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे ये रहा, ध्यान दीजिए, विटामिन सी निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें पाया जाता है? विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है? सूरज के प्रकाश में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप अगर कहेंगे तो ग्लूकोज है। पोषक तत्व है, तो पोषक तत्व कौन है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब है, सभी है। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व का कमी हो जाता है? तो गर्भावस्था में किसका कमी हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, खून में लौह तत्व का। ठीक है, तो जब भी अगर मान लीजिए 13 तो सी। मैत्रीपूर्ण, हर्षित, शांति देने का प्रतीक क्या है? तो मैत्रीपूर्ण माने दोस्ती का, हर्षित माने खुशी का, और शांति, इस सब का प्रतीक क्या है? हरा माने हरियाली। पोषक मानव जीवन की आवश्यकता है, तो पोषण जो है ये कौन सा आवश्यकता है? तो ये क्वेश्चन फिर आपका रिपीट हो गया, प्राथमिक आवश्यकता। ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है, तो ज्यादा ऊष्मा और शक्ति कौन देता है? तो आप पढ़े हैं यहाँ पे, वसा। कौन? वसा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, और शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? ठीक है, तो माता को पहले 6 महीना प्रतिदिन का जो आहार होता है, ठीक है, तो ये देना चाहिए 20 ग्राम। क्या? 20 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। अच्छा, अगर गर्भावस्था में कोई महिला गर्भवती हो तो उसको 15 ग्राम मतलब ज्यादा देना चाहिए, और 6 महीना तक बाद में 20 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, परिवार के लिए आहार नियोजन और विशेष अवसरों के लिए इसमें परिवर्तन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 हम देख लेते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 6 छोटा चैप्टर है, ये सब बड़ा बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, परिवार जीवन चक्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो पारिवारिक जो जीवन चक्र है तो उसको कई भाग में बांटा गया है? 7 भाग। मनुष्य की प्रतिदिन की आवश्यकता को कितने भागों में बांटा गया है? तो मनुष्य का जो प्रतिदिन का आवश्यकता है उसको बांटा गया है 3 भाग में। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखिएगा, आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है? तो आहार आयोजन आपका मदद करेगा किस में? तो सब में, ईंधन, समय और ऊर्जा, सब में।
ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? देखिए ढोकला कैसे बनाया जाता है, ढोकला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किण्वन से कि सेक कर कि तल कर आकि वाष्पन के द्वारा, ठीक है। तो ढोकला जो है ये वाष्पन के द्वारा बनाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एकदम। चैप्टर में 10, 20, 25, 15 जिस चैप्टर का मतलब आकार जितना है उस हिसाब से ही मेन मेन क्वेश्चन को छांटा गया, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए आपको इतना क्वेश्चन तो पूरा रट के ही एग्जाम में जाना है। अगर रट के जाएंगे तो पूरा आप बना के आएंगे। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो मांस, सब्जी, दूध सब है, ठीक है। तो ये सब याद करेंगे तीनों ऑप्शन को कि मांस, सब्जी, दूध में कैल्शियम होता है। आगे देखिए, आहार में, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कि 0 से 6 महीना, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। किशोरावस्था आहार आयोजन में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। तो हार्मोन जब असंतुलित होगा ना तो पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट होगा, चिड़चिड़ा होगा, अनिद्रा, नींद नहीं आएगा, तो सब, ठीक है। तो हार्मोन जब असंतुलित होगा ना तब बहुत दिक्कत होता है। चलिए, इडली, इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं? तो देखिए इडली कैसे बनता है, ये बिहार दरोगा में पूछ दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, भाप में पकाना, भाप में पकाना, ठीक है, इडली भाप में पकाना। तो यहाँ पे आपका ये भी चैप्टर समाप्त होता है। अब देखिए अगला चैप्टर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल की आवश्यकता, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल अगला चैप्टर है। तो बताइए कि शरीर में जो आपका कुल जो वजन होता है उसका कितना जल होता है? कुल वजन का कितना आपका जल होता है? तो कुल वजन का आपका 65% जल होता है, ध्यान रखिएगा। रक्त में जल कितना परसेंट होता है? खून में अगर कहे जल तो 90%, कितना परसेंट? 90%, लेकिन कुल वजन का 65%। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अशुद्ध पानी पीने से कौन सा बीमारी होता है? तो अशुद्ध पानी पीजिएगा तो आपको हैजा होगा, अतिसार होगा, डायरिया होगा, सब सब इनमें से सभी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पीने की पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो नमक का, ग्लूकोज का, सोडियम का कि क्लोरीन का, ठीक है। तो पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, क्लोरीन का, ध्यान रखिएगा। निम्न में कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है? तो वायुमंडल को प्रदूषित करने वाला गैस कौन है, यहाँ पे आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO, CO, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीला होता है और ये अगर आपके आसपास है और आपके नाक के द्वारा बॉडी में जाएगा ना तो ये मृत्यु का कारण भी बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑक्सीजन कोई घुलने ही नहीं देता है ब्लड में और जिसके कारण आदमी का मृत्यु हो जाता है। आगे, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है और अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। एक प्रधानमंत्री जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, आप कमेंट में बताइएगा। उनका जन्म, उनका मृत्यु जो है तो वो भारत के बाहर हुआ था, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, ठीक है। उन प्रधानमंत्री का नाम अब आप कमेंट में बताइएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए, अब बताइए यहाँ पे अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण होता है तो देखिए हड्डी से संबंधित, आंख से, चर्म से कि सुनने से? तब आवाज जब ज्यादा होगा तो कान में ना प्रॉब्लम होगा तो सुनने की समस्या हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप बताएंगे कि भारत में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस तो 19 नवंबर, 19 नवंबर, तो ये ध्यान रखिएगा, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, जल का निष्कासन नहीं होता है, जल का निष्कासन किस जगह से नहीं होता है? पेट से नहीं होता है, ध्यान रखिए, गुर्दा, फेफड़ा और त्वचा से होता है। शरीर के ऊतकों का मूल आधार है, तो शरीर का जो ऊतक है उसका मूल आधार क्या है? जल है, क्योंकि 65% जल होता है शरीर में। कै परसेंट जल होता है? 65%, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, नमी की कमी होती है, नमी की कमी होती है तो ध्यान रखिए कि नमी की कमी होती है तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से नमी का कमी होता है, ठीक है। अगला ध्यान रखिएगा, स्वच्छ जल होता है सभी में, सभी में, रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित, तो सभी, ठीक है, ये सब स्वच्छ जल ही है। चलिए, अगला प्रश्न,
आपके लिए ये रहा। ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है, तो देखिए ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो उच्च रक्तचाप, बिल्कुल उच्च रक्तचाप हो सकता है। आदमी का मतलब ब्लड प्रेशर अप डाउन हो सकता है। बहरापन, हाँ बिल्कुल कान से बही हो सकता है आदमी। निद्रा में बाधा, बिल्कुल कान के लगे भोकुआ के क्यों बजाएगा तो नींद में नहीं करेगा, तो भी में से सब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। धुआं के किस स्रोत से अतिरिक्त वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो धुआं के किस स्रोत से ज्यादा वायु प्रदूषण, अतिरिक्त वायु प्रदूषण नहीं होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि वाहन, सिगरेट और चूल्हा इससे अतिरिक्त नहीं होता है। कुछ होता है लेकिन अतिरिक्त नहीं होता है, तो सभी। आगे देखिए, जल की संरचना होती है, जल की संरचना कैसी होती है ये आपको बताना है। तो देखिए नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला जो होता है H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। तो H2O होता है तो इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसका दोनों आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आठवां चैप्टर। कौन चैप्टर? आठवां नंबर चैप्टर, खाद्य स्वच्छता। चैप्टर का नाम है आपका खाद्य स्वच्छता। तो ये ध्यान रखिए, आठवां नंबर चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। चलिए, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है, आपसे बड़ा तो नहीं है। चलिए तो देखिए पहला प्रश्न इस चैप्टर का ये रहा। इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? तो खाद्य की कोई भी खाद्य पदार्थ होता है सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, तो जीवाणु बाहरी कारक नहीं है। रासायनिक पदार्थ, बाहरी आघात, एंजाइम, ये सब बाहरी कारक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक है? तो खाद्य स्वच्छता को प्रभावित कैसे होता है? तो रसोई घर की सफाई नहीं करेंगे, भोजन के हस्तन में और व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उच्च गुणवत्ता का अर्थ है, अच्छा गुणवत्ता का अर्थ क्या है? कारीगरी, माल, डिजाइन या इनमें से सभी? तो उच्च गुणवत्ता का अर्थ होता है कारीगरी। ठीक है, कारीगरी। डिजाइन डिजाइन तो ये कोनो उच्च गुणवत्ता हुआ नहीं। खराब सामान है, डिजाइन थोड़ा ठीक रहेगा तो उससे बढ़िया थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? तो पदार्थ संबंधित भारत का मानक चिन्ह है एग मार्क। हॉलमार्क से तो सोना को मतलब हॉलमार्क में आप देखते हैं कि हॉलमार्क में सोना मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है, तो एग मार्ग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। सिरका है, सिरका क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सिरका अम्लीय पदार्थ है। क्या है सिरका? अम्लीय पदार्थ। सिरका में कौन सा अम्ल होता है अगर आपसे पूछे तो? एसिटिक अम्ल, एसिटिक, एसिटिक, एसिटिक अम्ल होता है। कौन अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल सिरका में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार जो आहार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात हाथ धोना चाहिए, मिट्टी से, राख से, साबुन से और मात्र पानी से। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साबुन से धोना चाहिए। कोरोना के समय में लोग में जागरूकता था, खत्म हो गया। आगे देखिए, कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए। तो कीटनाशक दवा का जो है कुप्रभाव को दूर करने के लिए सामग्री को अच्छा तरह से धोना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। भोजन को बचाना चाहिए, तो भोजन को कथी से बचाना चाहिए? मक्खी से। ठीक है, मक्खी से बचाना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद में आगे देखिए, पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होता है। तो पकाने के सही उपाय जब प्रयोग करेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा? अधिक पौष्टिकता प्राप्त होगा। अच्छा से पकाएंगे तो अच्छा पौष्टिक मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है? तो कोई भी चीज सड़ता है, क्या करना है? मौसम अप डाउन होता है, सूक्ष्म जीवाणु, ज्यादा गर्मी होना, सभी। तो बिल्कुल ये सब जिम्मेदार है कोई भी चीज सड़ने के लिए। पाक क्रिया से भोजन हो जाता है, तो अच्छा जब क्रिया होता है तो उससे भोजन क्या होता है? सुपाच्य, बढ़िया से पचता है। ठीक है, बढ़िया से पकेगा तो बढ़िया से पचेगा। खाद्य पदार्थों से जलांश समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कोई भी खाने वाला चीज है उसमें से पानी जो है उसको खत्म करने का
प्रक्रिया क्या कहलाता है? निर्जलीकरण, निर्जलीकरण कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। निम्न में कौन खाद्य संरक्षक की भौतिक विधि है? तो खाद्य संरक्षक की, ठीक है, भौतिक विधि इनमें से कौन सा है? तो ये है निर्जलीकरण। क्या है? निर्जलीकरण। पानी को भी सुखाना है तो निर्जलीकरण, तो ये ध्यान रखिएगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है? तो खाद्य पदार्थ, खाए वाला पदार्थ को संरक्षित करके रखना है तो उसके अंतर्गत क्या आएगा? तो जैम जेली बनाना, मुरब्बा एवं अचार बनाना, स्क्वैश एवं शरबत बनाना, ठीक है। तो ये सब आता है आपका खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के अंतर्गत। निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ अपमिश्रण के कारण नहीं होता है? तो अपमिश्रण के कारण इसमें से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं होता है? उचित पोषण, उचित पोषण। अपमिश्रण के कारण नहीं होता है उचित पोषण, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? तो आहार आयोजन से किसका बचत होगा? तो ये होगा आपका इनमें से सभी, इनमें से सभी का समय, मेहनत, ईंधन, सबका बचत होगा। किसी मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो किस मिलावटी सामान का आंख के द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो देखिए, जल का पता नहीं लगाया जा सकता है, जल दूध ही सब मिलेगा, तो स्टार्च का भी नहीं, वनस्पति घी का भी नहीं। सही ऑप्शन होगा पपीते के बीज का पता लगाया जा सकता है आंख से देख करके ऊपर से, ठीक है। उसमें तो वो पता चलेगा ही नहीं, ठीक है। स्वाद खाने पर ना पता चलेगा, तो ध्यान रखिएगा। खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो खाना पकाने में किसका यूज नहीं किया जाता है? फ्रिज का यूज नहीं किया जाता है इसमें से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जो है ये लागू हुआ था 1956 में। निम्न में से विषाक्त भोजन का लक्षण क्या है? जी मचलना, उल्टी, दस्त, क्वेश्चन रिपीट है, डी नंबर ऑप्शन। निम्न में कौन भोजन खराब होने का कारण हो जाता है? सूक्ष्म जीव, हवा, ज्यादा टेम्परेचर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सब है, ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब हम अगला चैप्टर देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला चैप्टर हम देखना शुरू करते हैं। अगला चैप्टर है आपका आहारीय मिलावट, आहारीय मिलावट है अगला चैप्टर, 9 नंबर चैप्टर। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, आहारीय मिलावट। एक मार्क की शुरुआत कब की गई? ठीक है, तो एक मार्क की शुरुआत जो की गई थी ये आपका किया गया था कब? 1938 ईस्वी, 1938 ईस्वी। निम्न में से किस वस्तु पर एक मार्क लगाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे एक मार्क लगाया जाता है घी पर। किस पर? घी पर एक मार्क लगाया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, घी पर एक मार्क लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्न में से किस वस्तु पर ISI मार्क लगाया जाता है? तो घी पर एक मार्क, और ISI मार्क कहें तो पाउडर के दूध पर, ISI मार्क पाउडर के दूध पर लगाया जाता है। ISI का स्थापना कब हुआ था? एक मार्क का तो देख लीजिए 1938, ISI का स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1986, 1986 कभी पर लगाया जाता है? पाउडर के दूध पर। अगला, EPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं, तो EPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ इनमें से सभी हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आ जाता है, एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? तो एक मार्ग जो है कृषि पदार्थ, कृषि पदार्थ का, तो खेती वाला जो पदार्थ होता है उसी का गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है कौन? एक मार्ग। तो ध्यान रखिएगा। आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ, आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ 1 जून 1955, 1 जून 1955। तो आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून 1 जून 1955 को लागू हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मसालों के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो मसाला के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो ये घोड़े की लीद, देखिए क्या मतलब, मसाला की मिलावट में मिलाया जाता है घोड़ा की लीद, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दूध की मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो दूध जो बनाया जाता है ना मिला के, तो उसमें उपयोग किया जाता है अतिरिक्त जल का, आप देखते हैं पानी लोग फेंक देता है, ठीक है। आगे देखिए, गुड़ के मिलावट में कौन सा पदार्थ का यूज किया जाता है? तो जो गुड़ होता है मीठा बनता है, तो उसमें यूज किया जाता है मेटानिल, पीला रंग, दूषित गन्ना के रस, मतलब सड़ल सड़ल गन्ना के रस भी, भिंडी क्यूसिलेस,
तो इस सभी का यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? ईपीओ का पूरा रूप बताइए आप, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ईपीओ का पूरा रूप है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, एफ से फूड, पी से प्रोडक्ट, ओ से ऑर्डर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, गेहूं गेहूं चावल तथा बाजरा में अतिरिक्त मिलाया जाता है। गेहूं चावल और बाजरा में अतिरिक्त क्या मिलाया जाता है? कंकड़ पत्थर मिट्टी, कंकड़ पत्थर मिट्टी, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है, तो ध्यान रखिए खेसारी के दाल ज्यादा खाने से लेथाइरिज्म होता है, ऑप्शन नंबर डी लेथाइरिज्म होता है। नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो नमक में ध्यान रखिएगा कि क्या मिलाया जाता है, ध्यान दीजिए, नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है नमक में? आयोडीन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है, ठीक है, तो मानकीकरण जो चिन्ह है वो दर्शाता है यहाँ पे वस्तु की गुणवत्ता को, अच्छा मानक का समान है यानी अच्छा उसका क्वालिटी है, वस्तु की गुणवत्ता को। अगला है एक मार्क का पूरा नाम क्या है? ठीक है, एक मार्क का पूरा नाम ध्यान रखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो ध्यान रखिएगा एक मार्क का पूरा नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इसका लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, निम्न में से कौन सा आईएसआई मार्क उत्पादक है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आईएसआई मार्क उत्पाद है, तो ध्यान रखिएगा गैस चूल्हा, क्या है? गैस चूल्हा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि ये भी चैप्टर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अब हम देख लेते हैं अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर हम देखते हैं, चैप्टर नंबर आपका 10 है, पारिवारिक आय तथा व्यय, पारिवारिक आय तथा व्यय, ठीक है, तो ध्यान रखिए चैप्टर नंबर 10। चलिए इसका जो पहला प्रश्न है, मानसिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? मानसिक जो वेतन है वो परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? तो वेतन मौद्रिक आय, पैसा आता है ना, मौद्रिक आय के अंतर्गत आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? ब्याज और लाभांश जो है वो पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? ठीक है, तो ब्याज लाभांश कथी पर आएगा? रुपया पर, तो मौद्रिक आय का प्रकार है। में से कौन है मौद्रिक आय, कौन है इसको? ठीक है, तो के बाद में अगला पारिवारिक आय वर्गों में विभाजित किया गया है, ध्यान रखिए पारिवारिक आय को बांटा गया है यहाँ पे 3 भाग में, क्या भाग में? 3 भाग में। लिखित में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्र में संभव है? तो स्वरोजगार और संस्था में रोजगार दोनों में कौन सा संभव है यहाँ पे आपको बताना है। इंटीरियर डिजाइनर और ब्यूटिशियन, ठीक है, तो ब्यूटिशियन भी लड़की जब लेखा होता है, इंटीरियर डिजाइन भी लड़की सब, और तो सब अपना रोजगार है, ओपन बिजनेस है, इनमें से सभी जल का विसंक्रमण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जल का विसंक्रमण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। जल का विसंक्रमण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 1 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है? तो 1 लीटर पानी को जब शुद्ध करना हो तब 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है? तो इसमें से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कार्यालय से मुक्त मकान नहीं, प्रत्यक्ष वास्तविक आय नहीं है। सस्ता मूल्य और पैतृक सामग्री खरीद लिए तो मतलब कमाई नहीं है। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा आय नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि वाटर वर्कर्स में जल शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर पानी में घूमने के बाद किस अभिक्रिया के बाद किया गया अभिक्रिया होता है जिसमें पानी शुद्ध हो जाता है? तो किस अभिक्रिया द्वारा पानी शुद्ध होता है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो होगा
सी होगा नेसेंट कॉल क्लोरीन। क्लोरीन तो पानी शुद्ध कौन करता है? क्लोरीन। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लोरीन पानी शुद्ध करता है, ये दिमागवा में अपना बैठा लीजिएगा। ठीक है। गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होता है? तो गृह खर्च जो है इसका रिकॉर्ड रखने से अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो ज्यादा खर्चा पर अंकुश लगा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, घर के खर्चा का रिकॉर्ड रखेंगे तो ज्यादा खर्चा को कम करेंगे, ये ना बात है। ये तो महिला से जन्म करती है। कंपनी का मासिक एवं वार्षिक आय का ब्यौरा बनाते हैं। तो कंपनी के मासिक और वार्षिक आय का ब्यौरा लेखा विभाग, कौन लेखा जोखा होगा? ठीक है, तो लेखा विभाग। घरेलू चिखा, घरेलू लिखा प्रकार का होता है। लिखा चोखा नहीं होगा, लेखा जोखा होगा। गड़बड़ टाइप हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का होता है? ये होगा 3 प्रकार का। कै प्रकार का? 3 प्रकार का। आगे देखिए, सामुदायिक सेवा इसका सबसे बड़ा साधन है। सामुदायिक सेवा जो है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा साधन है। तो सही आंसर जो होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। ठीक है, सामुदायिक सेवा साधन है वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। नौकरी फेस वाले व्यक्ति की आय है। ठीक है, तो नौकरी फेस वाले व्यक्ति की आय निश्चित फिक्स होती है कि इतना महीना पेमेंट आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कुछ समझिए, ठीक है, ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा, कुछ डाटा आपको याद करना पड़ेगा। निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है? बजट, ठीक है, तो पारिवारिक बजट है, निश्चित में से कौन बताना है आपको, ध्यान रखिएगा। बाकी इनमें से सभी बजट, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए संतुलित बजट। ठीक है, परिवार का जो बजट होना चाहिए संतुलित, कमाए उस हिसाब से फिर क्या करें कि खर्चा करें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि संतुलित बजट होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो 10 चैप्टर आपका हो चुका है, अब 8 चैप्टर और है। 11वां चैप्टर को हम देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आपका 11 नंबर चैप्टर है बचत तथा विनियोग। 11 नंबर चैप्टर है बचत तथा विनियोग। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है कि बैंक में कितना प्रकार का खाता खोला जाता है? तेजी में हम लोग देखेंगे। तो बैंक में जो है खाता खोला जाता है 4 प्रकार का। धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ध्यान रखिए किसान विकास पत्र, और उसके बाद में ध्यान रखिएगा बैंक में फिक्स डिपॉजिट। तो दोनों, किसान विकास पत्र, बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखिए तो धन बढ़ेगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, कटे फटे चेक को क्या कहते हैं? तो जो कटा फटा चेक होता है उसको कभी कहा जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विकृत चेक कहा जाता है। कभी कहा जाता है विकृत चेक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उससे क्या करते हैं? ठीक है, तो जिस पर कोनो राशि नहीं लिखा हो उसको कोरा चेक कहते हैं, कभी बोलते हैं कोरा चेक। आगे देखिए, भारत सरकार ने द यूनियन दृष्टि ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया था? तो भारत सरकार द यूनियन दृष्टि ऑफ इंडिया का स्थापना 1964 में किया था। अगला प्रश्न, भारत सरकार के लघु उद्योग में सहायता देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की है? तो भारत सरकार लघु उद्योग में सहायता देने के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थान का स्थापना किया। लघु उद्योग सेवा संस्थान का स्थापना किया है, लघु उद्योग सेवा संस्थान। चेक कितना प्रकार का होता है? चेक कई प्रकार का होता है? तो ध्यान रखिएगा, चेक जो है आपका 3 प्रकार का होता है। कई प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। बचत का मतलब है, बताइए बचत का मतलब क्या है? तो देखिएगा, बचत का मतलब निजी उद्योग सेवा संस्थान, निजी उद्योग सेवा संस्थान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा निजी उद्योग सेवा संस्थान। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, इनमें से कौन एक बार निवेश नहीं है? एक बार निवेश कौन नहीं है, बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डाकघर मासिक आय योजना एक बार का निवेश ही नहीं है। ठीक है, डाकघर मासिक आय योजना। इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है? तो कैसा राशि जब जमा आप करेंगे बैंक में तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा? चालू खाता, चालू खाता का कोई ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है?
तो कौन निवेश आयकर में छूट इनमें से नहीं देगा? सावधि जमा। सावधि जमा जो है निवेश आयकर में छूट नहीं देगा। ठीक है। जीवन बीमा से लाभ है, तो जीवन बीमा से क्या लाभ है? आकस्मिक मृत्यु होने पर पैसा का सहायता मिलेगा, आयकर से छूट मिलेगा, बचत का अच्छा साधन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। बैंक के कार्य हैं, बैंक का क्या कार्य है? खाता खोलना, उसके बाद में खाता खोलना, जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, मांग पर चेक ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना। तो ये सब काम है, ठीक है, बैंक का, ध्यान रखिएगा। ये सब समझने वाला क्वेश्चन है। बचत सुरक्षित नहीं करता है, तो बचत सुरक्षित क्या नहीं करता है? तो ध्यान रखिए भूतकाल। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि बचत जो है पीछे जो बीत गया उसको सुरक्षित नहीं रख करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन बैंक द्वारा लिए जाने वाले ऋण नहीं है? तो बैंक द्वारा लिए जाने वाला ऋण क्या नहीं है? तो ध्यान रखिएगा शादी के लिए आप मतलब ऋण नहीं ले सकते हैं, सामान खरीदने के लिए, शिक्षा के लिए ले सकते हैं ऋण। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण मिलता है, मकान के लिए भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। डाकघर में खाता खोले जाते हैं, तो डाकघर में किस टाइप के खाता खोले जाते हैं? मात्र व्यापारिक वर्ग का, मात्र व्यापारिक वर्ग का। तो डाकघर में मात्र व्यापारिक वर्ग का खाता खोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आई थिंक यहाँ पे नहीं, कुछ क्वेश्चन है अभी इसमें। यहाँ देखिएगा, निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है? तो डाकघर से कौन योजना संचालित होता है? राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। धन तथा संपत्ति को माना जाता है, धन तथा संपत्ति को क्या माना जाता है? तो भौतिक साधन माना जाता है। कभी माना जाता है धन संपत्ति को भौतिक साधन, तो ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस कौन विनियोग की विधि है? तो कौन विनियोग का विधि है? बैंक, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा। ऑप्शन नंबर डी, सब विनियोग का विधि है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण। ठीक है, उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण अगला चैप्टर है आपका। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका कि उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है, क्या है? उपभोक्ता को जगाने के लिए प्रचलित नारा क्या है सरकार का? जागो ग्राहक जागो। ये पहले चलता था, अब तो भागो ग्राहक भागो। ठीक है, महंगाई इतना बढ़ गया। निम्न में से कौन उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है? तो बताइए, कौन उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है? सब है, सीमित जानकारी, गलत जानकारी, निरक्षरता। ठीक है, लोग कैसे सरकार लोग को शोषित कर रहा है? सीमित जानकारी दे रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, न्यूज में उल्टा पलटी दिखा रहा है, धर्म जाति के नाम पर लड़ा रहा है। ठीक है, टीचर भी क्या कर रहा है? बहुत सारा टीचर जो है वो मतलब फर्जी रिजल्ट दिखा दे रहा है। और फिर बताइए कि आप अगर कोई मेरे पास आएगा तो हम पहले ये तो जानेंगे ना कि भाई तुम्हारा रिजल्ट है कहाँ है, दिखाओ, पहले देखेंगे तब ना उसको लाएंगे कि हाँ चलिए, ताकि कैसे हम लेके चलाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज, किसी भी चीज, गलत जानकारी अगर आपको दिया जा रहा है और आंख मूंद के आप किसी आदमी पर विश्वास कर ले रहे हैं, ठीक है, तो देखिए हर आदमी अच्छा काम करता है लेकिन बुरा भी काम करता है, तो बुरा कर रहा है तो उसका क्रिटिसाइज करिए, ना कि खाली अच्छाई से बुराई को उसके तोप दीजिए। बात बुझाया? तो एक सही इंसान बनिए, समझिए, और किसी का फैन वगैरह नहीं बनिए, तो ध्यान रखिए। उसके बाद बिना पढ़ा लिखा लोग होगा तो इसको मूर्ख बनाना आसान होगा, इसलिए सरकार चाहती है कि जनता पढ़े लिखे नहीं, इसलिए देख रहे हैं स्कूल ज्यादा से ज्यादा सरकार बंद करवा दे रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सोचना समझना भी जरूरी है, समझिए, ना तो फिर आप ही देश के भविष्य। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, तो सूचना का जो अधिकार है ये वैधानिक अधिकार है। कैसा है? वैधानिक अधिकार, या ऑप्शन में कानूनी अधिकार दिए तो कानूनी भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू किया गया था? तो ध्यान रखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था ये 15 अप्रैल 1987 को लागू किया गया था। अधिनियम आया 1986 में, लागू हुआ 15 अप्रैल 1987। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम होगा के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया? तो दिया गया चयन का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सभी। अगला प्रश्न, उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है? उपभोक्ता का अधिकार क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दुकान में रेड करवाने का, दुकान में रेड करवाने का। ठीक है, उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है? दुकान में रेड करवाने का, तो ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पे, कितनी जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र होती है? ठीक है, तो कितना जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है? 1000 की जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाणन चिन्ह है? तो भोज्य पदार्थ से संबंधित मानक प्रमाणन चिन्ह क्या है? खाए वाला से संबंधित, तो एग मार्क, कथी है? एग मार्क, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? खाद्य संरक्षण का घरेलू विधि कौन नहीं है? तब पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन घरेलू विधि नहीं है। दूध में कोई चीज को आराम से घरे सुखाया जा सकता है, हिमीकरण, ठीक है, फ्रिज में ठंडा किया जा सकता है, चीनी या नमक का यूज किया जा सकता है। पास्चुराइजेशन ये घरेलू विधि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। खाद्य संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है, तो खाद्य संरक्षण किया जा सकता है दूर रखकर, मार कर सूक्ष्म जीवाणु को। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवाणु से बचा के रखिए, ठीक रहेगा। कीटाणु को मार दीजिए तभी चीज बच जाएगा, और निकाल दीजिए कि उसमें कीड़ा पड़ा है तभी बच जाएगा, तो सभी उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो चलिए अब अगला हम चैप्टर देखना शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर आपके सामने ये रहा, 13 नंबर, पहनावे का व्यक्तित्व से संबंध। अब 5 चैप्टर और है मात्र, आपको एकदम पूरा डट के पूरा को देख लेना है। एक बार बैठिए पूरा को देख लीजिए। ठीक है, वन टेक में वीडियो आपका शूट हो रहा है, तो वन टेक में टोटल ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, फिर सब्जेक्टिव टोटल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पहनावे का व्यक्तित्व से संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहनावे का व्यक्तित्व से संबंध चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्न में से कौन गर्म रंग नहीं है? गर्म रंग नहीं है, बैगनी, लाल, नारंगी, पीला। लाल पीला मुंह कैले है, लोग नहीं कहता है खिसियाले है, देखो लाल पीला मुंह कैले है, तो सब गर्म होता है। बैगनी जो होता है गर्म रंग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न, बैगनी रंग है कौन रंग? प्राथमिक रंग की द्वितीय रंग? ध्यान रखिए, बैगनी द्वितीय रंग है, प्राथमिक लाल, उसके बाद में पीला, ठीक है, लाल हो गया, पीला हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये सब प्राथमिक रंग में आ जाता है, हरा भी आ जाता है, तो ध्यान रखिए द्वितीय रंग में आएगा बैगनी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, लंबा, लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियां होनी चाहिए। ठीक है, तो लंबा दिखने के लिए कपड़ा पर कैसा धारी होना चाहिए? तो लंबा धारी होना चाहिए, लंबा दिखना है तो लंबा धारी होना चाहिए। ठीक है, सीधा लॉजिक है। निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है? तो स्कूल में जो पहना जाता है कपड़ा उसको क्या बोलते हैं? तो लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म में नहीं आया है बाबू, बताओ पहले काहे नहीं यूनिफॉर्म में आया है? ठीक है, तो यूनिफॉर्म बोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्न में प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग नहीं है कह रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा, देखिए प्राथमिक रंग में लाल आता है, नीला आता है और पीला आता है, तीन को ध्यान रखिएगा। प्राथमिक रंग में तो नहीं है हरा, हरा नहीं होगा प्राथमिक रंग में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लाल, पीला, नीला होगा। अब बैगनी कौन रंग था? द्वितीय रंग, ध्यान रखिएगा, पीछे का भी भूलना नहीं है, समझे। लाल और पीले रंग जब मिलते हैं, तो लाल और पीला मिलेगा तो कथी बनेगा? नारंगी। लाल पीला मिलेगा तो कथी बनेगा? नारंगी, तो ध्यान रखिएगा। निम्न में से द्वितीय रंग है, तो दूसरा रंग कौन है? तो देखिए दूसरा रंग में हरा आ जाएगा, ठीक है, बैगनी आ जाएगा, ये सब दूसरा में आ जाएगा, लाल, नीला, पीला पहला में आएगा। तो पूरा एकदम आपको ध्यान रखना है। कौन प्राथमिक रंग है? तो लाल, नीला, पीला, तो कौन ऑप्शन में दिख रहा है? लाल, लाल है प्राथमिक रंग। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं हम, निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? किस अवसर पर ज्यादा परिधान का आवश्यकता नहीं होता है? जन्म, जन्म के अवसर पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक रंग कै गो है? तो 3 गो ना है, लाल, नीला, पीला। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखिए 3 गो। चलिए, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? कौन सी रेखा जो है वो लंबाई की आभासी है? ध्यान रखिएगा, तो ये है खड़ी रेखा, खड़ी रेखा लंबाई की आभासी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पतली महिला के लिए कौन सी रेखा वाले वस्त्र उचित रहते हैं? तो जो पतली महिला है, पतली, उसके लिए कैसा कपड़ा मतलब जरूरी है? लंबी रेखा वाला एकदम,
पातर है तो लंबा दिखेगी, तो लंबी रेखा वाला, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए, प्राकृतिक जो तंतु है, ठीक है, प्राकृतिक तंतु कौन है? अर्थशास्त्री ऊन, जूट की कथी, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऊन। ऊन प्राकृतिक तंतु है, ठीक है। क्योंकि जानवर जैसे भेड़ ओड़ हो गया, पश्मीना आपका खरगोश हो गया, उसके बाद में बकरी पहाड़ी इलाका में होता है, तो उस सबके बाल को काट करके कभी बनाया जाता है ऊन, तो ये प्राकृतिक हो गया, क्योंकि बकरी को आदमी तो बनाता नहीं है, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए यहाँ पे, वस्त्र आवश्यक है, वस्त्र आवश्यक है शरीर की आवरण प्रदान करने के लिए, शरीर को गर्म रखने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए, तो बिल्कुल सही, बढ़िया। देखो, गोबर बकचोनर होता है, लोग आप बढ़िया कपड़ा झाड़ झूड़ के चल जाएगा, ठीक है, जिसका मान लो कि मतलब वो झाड़ झूड़ लिया बढ़िया से, कहीं चल गया, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि वहां पे उसको प्रतिष्ठा मिलता है कि देखो कितना बढ़िया कपड़ा वही गया है, कितना महंगा कपड़ा वही गया है। बात बुझा? बोले रेंट पर लिया हो, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज है। बैगनी रंग कैसा है? प्राथमिक द्वितीयक, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया, द्वितीयक है। इनमें से कौन ठंडा रंग है? ठीक है, तो बताइए ठंडा रंग कौन है? हरा, हरा ठंडा रंग है, ध्यान रखिएगा। हरा द्वितीयक रंग भी है, ध्यान रखिएगा। लाल कैसा है? प्राथमिक रंग है। पीला कैसा है? प्राथमिक रंग है। नारंगी कैसा है? द्वितीयक रंग है। एकदम मतलब क्वेश्चन का हलूदा फलूदा निकाल देना है। द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंग के मिश्रण से बनता है? तो कै गो प्राथमिक रंग मिल जाएगा द्वितीयक बनेगा? तो देखो द्वितीयक नमूने में है तो दू गो, कै गो? दू गो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुंदर चुटकीले रंग से वस्त्र का प्रयोग होता है, तो चुटकीला जो रंग होता है सुंदर, उससे जो कपड़ा बनाया जाता है, तो वो काहेला, तो सुंदर बताइए कहाँ जाने के लिए ज्यादा सुंदर कपड़ा आदमी यूज करता है? अस्पताल जाने के लिए कि स्कूल जाने के लिए कि ऑफिस जाने के लिए कि शादी ब्याह में? शादी ब्याह में देखते हैं पूरा एकदम मेकअप वेकअप पहले रहता है सब, मतलब कलुआ सब ललुआ लगता है। तो ध्यान रखिए, निम्न में से कौन गर्म रंग है? ठीक है, तो ठंडा तो हम देख लिए पीछे, ठीक है, हरा था ठंडा रंग, ध्यान रखिएगा। ठंडा रंग कौन था? हरा था। हम पूछेंगे गर्म रंग कौन है, ठीक है, तो कहिएगा लाल है। सभी लाल एकदम हो जाता है, गर्माता है तो ध्यान रखिएगा लाल है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए इसमें आई थिंक खत्म हो गया, ठीक है। अगला चैप्टर आपका यहाँ पे 14 नंबर चैप्टर, वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, वस्त्र के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। तो ध्यान दीजिए, अगला चैप्टर पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है? यूनिफॉर्म का आवश्यकता किसको नहीं है? कॉलेज के शिक्षक को कोनो यूनिफॉर्म का जरूरत नहीं है। डॉक्टर, नर्स, स्कूल के बच्चा को यूनिफॉर्म का जरूरत होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म का जरूरत किसको नहीं है? तो कॉलेज का जो बच्चा होता है उसको यूनिफॉर्म का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कॉलेज में देखते हैं पूरा झाड़ झुड़ के एकदम जाता है सब, एकदम जीन्स पहन के जाएगा, अलग अलग कपड़ा। देखिए, वस्त्र आवश्यक है, वस्त्र जरूरी है, तो ये तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। सामाजिक प्रतिष्ठा, शरीर को गर्म रखना, शरीर की अवधारणा प्रदान करना, तो सबके लिए। चलिए, कपड़े की मूल इकाई क्या है? कपड़ा की मूल इकाई क्या है आपको बताना है। तो कपड़ा का मूल इकाई है तंतु। क्या है? तंतु। दुख और शोक के समय का वस्त्र होना चाहिए, तो दुख और सुख होता है तो उस समय कपड़ा कैसा? सफेद और हल्का होना चाहिए, यही ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। व्हाइट कपड़ा होता है, देखते हैं आप। सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है? तो सिक्की शिल्प में बताइए किसका प्रयोग हो जाएगा? तो ये होगा घास का, तो ठीक है, घास का। निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है? तो यहाँ पे कला का तत्व कौन नहीं है बताइए? सुरक्षा। सुरक्षा कला का तत्व नहीं है, सुरक्षा। रेखाकृति रंग है। कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? कपड़ा को सुखाने का देखिए सर्वोत्तम विधि क्या है, ठीक है, तो कपड़ा आप कैसे सुखाएंगे? धूप के द्वारा, कि डाइपर की, हीटर द्वारा, की स्त्री द्वारा? स्त्री मतलब आयरन होता है, नहीं वो वाला स्त्री, महिला वाला स्त्री नहीं समझ लेना। तो आपको पता है धूप तथा हवा के द्वारा सुखाने का सबसे सर्वोत्तम विधि है। और उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है, ठीक है, तो बताइए यहाँ पे प्राकृतिक रेशा कौन है? अर्थशास्त्री, पॉलिस्टर, नायलॉन की विस्कोन, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्राकृतिक रेशा में पॉलिस्टर तो नहीं आएगा, नायलॉन भी नहीं, विस्कोन नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च स्टार्च किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्च किया जाता है किस प्रकार के कपड़ा को, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे सूती सूती कपड़ा को। ठीक है, निम्न में से कौन सा कपड़ा को नुकसान पहुंचाता है, तो कपड़ा को नुकसान कौन पहुंचाता है, तो ध्यान रखिएगा सिल्वर फिश नुकसान पहुंचाता है। खटमल, मक्खी, तिलचटाई कपड़ा को नुकसान नहीं पहुंचाता है, सिल्वर फिश नुकसान पहुंचाता है। वनस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है, तो वनस्पतिक दाग लग गया या धब्बा लग गया कपड़ा में, तो उसको कैसे हटाएंगे, तो सब के द्वारा हटा देंगे, बोरेक्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अमोनिया NH3, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा NH3 होता है। ठीक है, उसके बाद में वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू NH2 होता है, धवन सोडा भी बोलते हैं, तो सब के द्वारा हटाया जाता है धब्बे को। जंग का धब्बा है, जंग का धब्बा क्या है, ठीक है, तो जंग का धब्बा ही एक प्रकार का क्या है, खनिज धब्बा है, कथी है, खनिज धब्बा, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, तो आयरन करना। ठीक है, तुरंत कपड़ा कभी करना होता है, आयरन करना होता है, जिससे सिकुड़े नहीं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है। ठीक है, तो कपड़ा पर जो लगा होता है उसको छुड़ाने का विधि भौतिक विधि नहीं है, भौतिक विधि छुड़ाने का विधि नहीं है, रासायनिक रासायनिक विधि, घोलक विधि और चूसक विधि है, तो ध्यान रखिएगा। निम्न में से सूती तंतुओं की कौन सी विशेषता है। ठीक है, तो सूती जो वस्त्र है, तंतु है, उसका कौन विशेषता है बताना है। आसानी से रंगाई, आसानी से रंगना। ठीक है, सूती वस्तु वस्तु जो है वस्त्र है उसका विशेषता है। रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियां बनाने में काम आता है, तो वैसा रेशा जो मजबूत होता है सूती सूती। ठीक है, रस्सी बनाने में काम आता है, तो रेशा होता है सूती। निम्न में से रेशमी तंतुओं की कौन सी विशेषता है, तो वजन में हल्का होता है। रेशमी तंतु का विशेषता क्या है, वजन में वो क्या होता है, हल्का होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। रेशमी चीज वजन में क्या होगा, हल्का होगा। चलिए अगला देखिए, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, तो संपूर्ण धुलाई क्रिया में किसका जरूरत नहीं है, धुलाई में स्त्री का क्या जरूरत है, धुलाई, सुखाई, दाग हटाना ये जरूरत है, आयरन करना थोड़े होगा धोने में, मतलब गजब है। लंबी और मोटी महिला के लिए कौन सी रेखा वाला वस्त्र चाहिए, देखिए तो जो पतली थी उसको चाहिए था लंबा रेखा वाला। ठीक है, और जो लंबी है और मोटी है तो उसको चाहिए तिरछा रेखा वाला। ठीक है, ज्यादा ही लंबा है तो उसका टेढ़ा चाहिए, तिरछा, मोटा है तब भी, तो ध्यान रखिए। भारी वक्ष वाली महिला को कौन सी रेखा वाला वस्त्र पहनना चाहिए, जो एकदम भारी भरकम एकदम बुलडोजर जैसी भी रेखा, तो उसको कैसा मतलब वस्त्र चाहिए, तो ध्यान रखिए लंबी रेखा वाला वस्त्र, लंबी रेखा वाला वस्त्र। ठीक है, हाँ, पतला को भी लंबी रेखा वाला, और मोटा को लंबा को तो तिरछी रेखा वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, तो वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि का आवश्यकता तुरंत होता है, धब्बा को छुड़ाना। ठीक है, इसको तुरंत मतलब जरूरत है कि धब्बा को छुड़ाइए। ऊन के रेशा में होता है, तो ऊन के रेशा में कथी कथी होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब होता है। ठीक है, ऊन के रेशा में सब होता है। निम्नलिखित में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है, तो बताइए कौना रेशा से सूती वस्त्र का निर्माण होता है, कपास के पौधा से, कपास के पौधा से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है, सुजनी सुई जो शिल्प है वो बताइए कौना राज्य का है, बिहार का। सुजनी सुजनी सुई बिहार का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सुजनी सुई बिहार का है। सबका आंसर लास्ट में दिया गया है। फर्स्ट डिवीजन के लिए आप पीडीएफ को ले सकते हैं ऑनलाइन। आप क्या कर सकते हैं कि नंबर आपको अभी हम दे दे रहे हैं, इस नंबर पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नंबर है आपका 9117572747। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर। ठीक है, और आपको पेमेंट फिर करना होगा। पेमेंट मान लीजिए कि अगर आपको ऑनलाइन पीडीएफ चाहिए तो आप 51 करेंगे, 51, तो आपको क्या होगा, पूरा ऑनलाइन पीडीएफ जो है इसका पूरा मिल जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, ये ऑफर में है अभी। ठीक है, उसके बाद में 1 महीना के बाद में इसका फी बढ़ जाएगा, 101 हो जाएगा, यानी कि समझ जाइए कि ये कह सकते हैं हम कि 15 अगस्त तक ऑफर में है, उसके बाद में इसका फी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। अगला चैप्टर जो है कपड़ों का चयन, कपड़ों का चयन अगला चैप्टर है, 15 नंबर चैप्टर, ठीक है। चलिए तो इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है, ठीक है। तो प्राकृतिक फाइबर यहाँ पे कौन सा नहीं है, आप बताइएगा। टेरिलीन, टेरिलीन जो है प्राकृतिक फाइबर नहीं है, ठीक है। हाँ तो ध्यान रखिए, कृत्रिम है टेरिलीन। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो प्राकृतिक रेशा इसमें से कौन नहीं है, नायलॉन जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। पवित्रता, शुद्धता और शांति का प्रतीक कौन सा रंग है, तो पवित्रता, शुद्धता और शांति का प्रतीक है उजला रंग, शांति, श्वेत रंग शांति का प्रतीक आपको पता है होना चाहिए। हरा रंग हरियाली का, केसरिया रंग समृद्धि का, ठीक है, या शौर्य का। निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है, ठीक है। तो रेशा का रानी कहा जाता है रेशम को, रानी, रस से रानी है रेशम, रेशमी, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए वस्त्र क्यों आवश्यक है, वस्त्र क्यों आवश्यक है बताइए। तो वस्त्र जरूरी है इनमें से सभी के लिए, शरीर को आवरण प्रदान करने के लिए, शरीर को गर्म रखने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया 3 बार, ठीक है। तो कुछ चैप्टर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए क्वेश्चन सब में कॉमन भी आ रहा है, और वो आपके लिए अच्छा बात है कि नहीं। चलिए कि आप भूल नहीं पाइएगा। कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं, मौसम से करते हैं, कीट से करते हैं, शत्रु से, हरे ले पहले दुश्मन से कपड़ा का रक्षा करेगा, वो मार देगा एक बेर, गोली टिहुल जाएगा आदमी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मौसम, कीट और धूल से रक्षा करता है कपड़ा। निम्न में से कौन प्राणिज रेशा है, ठीक है। तो इसमें से बताइए कौन प्राणिज रेशा है, जूट है। आदि मानव किस प्रकार के कपड़ा पहनते थे पहले, तो पेड़ का छाल पहनते थे कि घास की, पेड़ का पत्ता, ठीक है। तो आदि मानव क्या करता था, सब का यूज करता था, पेड़ का छाल, घास का पत्ता, ठीक है, पेड़ का पत्ता, घास, इस सब का यूज करता था। चलिए आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, प्राकृतिक रेशा कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा नायलॉन प्राकृतिक रेशा नहीं है। बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा कौन है, तो बोरी बनाने के लिए यूज हम लोग कर लेते हैं जूट का, ठीक है, पटुआ, पटुआ जिसको घाम में बोलते हैं नहीं। चलिए आगे बताइए। निम्न में ऊनी तंतुओं की कौन सी विशेषता है, ठीक है। तो ऊनी जो वस्तु होता है तंतु, उसका क्या विशेषता है, गर्म, गर्म होता है ना ऊनी कपड़ा, गर्मी देता है। प्रतिष्ठित, पुराना और वैभवशाली का प्रतीक है, तो प्रतिष्ठित, पुराना और वैभवशाली का प्रतीक है पीला, पीला रंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस बुक को बिल्कुल सर के द्वारा बदलते पैटर्न पर लिखा गया है, और ये बुक खुद से लिखा गया है, तो इसलिए ये बुक आपके एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होगा। कम टाइम में होम साइंस का इतना मोटा मोटा चैप्टर दिया है, बुक इतना मोटा है, उसमें चैप्टर इतना मतलब बड़ा बड़ा दिया हुआ है, तो उसको कंसाइज किया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, और रिजल्ट तभी बेहतर होता है जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करता है, ठीक है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। निम्न में नायलॉन तंतुओं की कौन सी विशेषता है, नायलॉन तंतु जो होता है उसका क्या विशेषता है, तो ध्यान रखिएगा, दीर्घता और लचक, दीर्घता और लचक, नायलॉन में क्या होता है, लचकपन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। कपड़ों के चयन में किन बात का ध्यान देना चाहिए, आप चल जाते हैं दोनों दोनों कपड़ा खरीदने कि नहीं, तो जाते हैं तो कौना बात का आपको ध्यान देना होगा, कपड़ा का किस्म कैसा है, कौना वैरायटी का है, कपड़ा का सिलाई कैसा है ये भी देखना है, शैली और फैशन कैसा है, नया डिजाइन पर है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, देखिए कपड़ा खरीदने का भी रूल बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताइएगा, किस बिंदु को वस्त्र खरीदने, मतलब किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो कपड़ा खरीदते समय कौन बात के ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो कोमल है कि नहीं, ये उतना ध्यान नहीं रखा जाता है। धोने में आसानी हुई ध्यान रखा जाता है, रंग बढ़िया हो न तो जल्दी न झड़ जाए, सिलवट अवरोध हो तो ये ध्यान रखा जाता है। कोमल है कि नहीं, ये उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है, तो पसंद के ऊपर होता है। मानव निर्मित तंतु है, आदमी मतलब किस तंतु को बनाया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नायलॉन को, ठीक है। सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, तो सूती वस्त्र का विशेषता बताइए इसमें से क्या नहीं है, तो कठोर नहीं है, सूती वस्त्र हल्का होता है, कठोर नहीं होता है, तो ये गड़बड़ है। आरामदायक होता है, बिल्कुल ठंडा होता है, टिकाऊ भी होता है सूती कपड़ा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है, तो स्कूल में जो कपड़ा हम पहनते हैं उसको कथी बोला जाता है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म कहा जाता है,
उसके बाद एनसीसी का ड्रेस भी कहा जाता है, खिलाड़ियों का वस्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये को चुनना हो तो स्कूल में जो पहना जाने वाला जो वस्त्र है, तो अगर ये को चुनना है तो यूनिफॉर्म ही चुनेंगे। ठीक है, लेकिन एनसीसी खिलाड़ियों का कपड़ा और उपयुक्त में से सभी स्कूल में पहना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये को चुनना होगा 4 गो में, सभी नहीं दिया होगा तो यूनिफॉर्म चुन लेंगे। इनमें से कौन जांतुव तंतु है? जांतुव तंतु है तो मतलब जंतु से प्राप्त हो जाता है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ठीक है, सी। आगे देखिए, इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है? ठीक है, तो बताइए सबसे मजबूत तंतु कौन है? तो रेशम है, और ये जानतो तंतु है, जंतु से प्राप्त होता है। कपड़ा का चुनाव करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान देना चाहिए? रंग पक्कापन हो, सूखने का क्षमता हो, धोने में सुविधा हो। ठीक है, तो कपड़ा खरीदते समय सब ध्यान देना चाहिए, समझे? मतलब ये पढ़ने से आपको कपड़ा उपड़ा खरीदने का भी जानकारी हो जाएगा, आगे इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लड़की लोग खास करके। सिले सिलाए वस्त्रों की गुणवत्ता और कारीगरी, अगला चैप्टर आपका 16 नंबर चैप्टर है, सिले सिलाए वस्त्र की गुणवत्ता। जो सिलाया हुआ कपड़ा खरीदते हैं ना, रेडीमेड, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको देखना है। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति क्या है? ठीक है, तो रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की। तो आंतरिक रूप से आप बढ़िया हैं। ठीक है, तो कैसे ये पता चलेगा? तो काम में रुचि होना चाहिए, बढ़िया से काम करिएगा। कौशल होना चाहिए कि मतलब दिखे कि हाँ भाई सबसे बेहतर काम किया। धन का सही से यूज करना चाहिए, तो ये सब होना चाहिए, तभी कहेगा आंतरिक रूप से सज्जा अभिव्यक्ति। ठीक है, गुणवत्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, गुणवत्ता होते हैं 3 प्रकार के। क्या प्रकार की गुणवत्ता होते हैं? 3 प्रकार के। बूटिका किससे संबंधित है? बूटिका वस्त्र की बनावट, वस्त्र के डिजाइन तो नहीं। बूटी का ऊपर से देखते हैं, ऊपर से लगाया होता है एकदम अलग अलग नग उग बैठाया होता है, तो वस्त्र का डिजाइन बूटी का कभी होता है, वस्त्र का डिजाइन। इनमें सब नहीं मार देना भावना में बह के, न तो ज्यादा भावना में बह जाती है लड़की सब। आगे देखिए, मूल्य का गुणवत्ता से कैसा संबंध है? मूल्य का गुणवत्ता से कैसा संबंध है? मतलब दाम का वैरायटी से, सामान जिस वैरायटी का होगा उस वैरायटी का दाम लगेगा। तो सीधा एकदम संबंध है, टेढ़ संबंध थोड़े है, सीधा संबंध है कि बढ़िया क्वालिटी का सामान होगा तो दाम भी तो ज्यादा लगेगा। ठीक है, टीचर आपके लिए मेहनत जो करेगा तो उसका फी भी तो उस हिसाब से वो रखेगा। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिए हर चीज का मतलब, जिस हिसाब से डॉक्टर मान लीजिए कि अच्छा दवाई आपको अवेलेबल कराएगा तो उस हिसाब से दवा का वो फी लेगा, और नकली दवाई देगा तो फिर उसी हिसाब से लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने वाले बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उसे कहते हैं। तो कपड़ा को बंद करने वाले जिस जगह पर बटन लगाया जाता है, बटन, तो उसको कथी कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, प्लेकेट कहा जाता है, प्लेकेट। ठीक है, कपड़ा को बंद करने के लिए जो बटन लगाया जाता है उसको कथी बोलते हैं? प्लेकेट बोलते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा, नमो आप लोग को पता नहीं होगा ना। सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणी होती है, तो सिलल हुआ कपड़ा कै प्रकार का होता है? ये होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। गुणवत्ता का चिन्ह है, गुणवत्ता का चिन्ह क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखिए, सोना, बंधक, अस्तर, सब है, इनमें से सब। वैरायटी हर चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्लेकेट कहते हैं, प्लेकेट किसको कहते हैं? तो अभी देखे हैं कि जो कहीं ना कहीं बंद किया जाता है, यानी कि बटन की जो पट्टी होती है जिससे बंद किया जाता है शर्ट वगैरह। ठीक है, तो बटन की पट्टी को कथी बोलते हैं? प्लेकेट बोलते हैं, कथी बोलते हैं? प्लेकेट। चलिए, अब 2 चैप्टर और है। अगला चैप्टर यहाँ पे कपड़ों की देखरेख, कपड़ा का देखरेख कैसे करना है आपको। ठीक है, तो अगला चैप्टर ये है। तो चलिए, यहाँ पे देखिए अगला चैप्टर 17 नंबर चैप्टर। ठीक है, और इसके बाद एक और चैप्टर होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, उन्हीं वस्त्रों को निम्न में से उन्हीं वस्त्रों को निम्न में से किस प्रकार के पानी से मतलब धोना चाहिए? धोना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे धोना चाहिए होगा, तो किस प्रकार के पानी से धोना चाहिए उन्हीं वस्त्र को? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ठंडा पानी से भी धो सकते हैं, गर्म से भी, गुनगुना से भी, सभी सभी से धो सकते हैं। निम्न में से कौन चिकनाई का धब्बा नहीं है? चिकनाई का धब्बा नहीं है, रंग रंग नहीं है चिकनाई का धब्बा। कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि क्या होती है? तो कपड़ा को सुखाने का प्राकृतिक विधि धूप और हवा होता है। ठीक है, निम्नलिखित धुलाई से निम्नलिखित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं। ठीक है, तो साफ दुर्गंध मुक्त धुलाई से, रोगाणु रहित धुलाई से। ठीक है, तो साफ पानी से धोइए, मतलब दुर्गंध मुक्त चीज से धोइए जिससे मतलब महके नहीं।
और रोगाणु रहित, जो कीटाणु को मार दे, तो सबसे। घर में कपड़े धोने के लिए निम्न में से किसकी बचत होती है? तो देखिए, घर में कपड़ा जब धोया जाता है तो बचत होता है इनमें से सभी का, समय, धन, साबुन, सबका बचत होता है। ठीक है, कपड़ा धोने पर। कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? तो देखिए, कच्चा रंग के कपड़ा जो है तो उसको जब धोते हैं तो पानी में मिलाया जाता है सिरका। कभी मिलाया जाता है? सिरका मिलाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्न में से किन कपड़ों की इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं है? तो कैसा कपड़ा को मतलब आयरन करने का जरूरत नहीं है? तो बताइए, नायलॉन के कपड़ा की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है? तो रक्त का जो धब्बा है वो आता है प्रणिज वर्ग में। प्रणिज, प्रणिज धब्बा कहलाता है। ठीक है, तो प्रणिज, ध्यान रखिएगा। सूती कपड़ा धोने का पहला कदम है। तो सूती कपड़ा जब आपको धोना होगा तो सबसे पहले कथी करना होगा? उसको भिगाना होगा। कथी करना होगा? भिगाना होगा। दाग हटाने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए, दाग हटाने के लिए इस सब विधि का प्रयोग किया जाता है। विरंजन विधि का, और उसके बाद में स्पांजिक विधि का यूज करते हैं, और शोषण विधि का यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दाग हटाने के लिए विरंजन, स्पांजिक और अवशोषण सब विधि का यूज करते हैं। ठीक है, तो सभी। चलिए, होम साइंस, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। ये देखिए, निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? ठीक है, कैसा जंग को छुड़ाना सबसे ज्यादा कठिन होता है? अज्ञात धब्बा। कैसन धब्बा है ये? अज्ञात, पते नहीं है, तो इसको छुड़ाना कठिन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं है? स्टार्च का जरूरत कौना कपड़ा में नहीं है? ऊनी कपड़ा में स्टार्च का जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं? क्षार के संपर्क में आने से ऊनी कपड़ा नष्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है? तो कपड़ा से खून का धब्बा हटाने में मदद करता है ब्लीचिंग पाउडर। कौन करता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर। निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है? तो कपड़ा के देखभाल और रख रखाव के लिए पानी जरूरत होता है धोने में। कथी में? धोने में। तो ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है? तो कौन सा इसमें से प्राणिज धब्बा है? ध्यान रखिएगा, दूध। दूध जो है वो प्राणिज धब्बा है। ठीक है, उसके बाद में शुष्क धुलाई में किसका यूज किया जाता है? फ्रेंच चॉक का, मैदा का, टेल्कम पाउडर का, सबका, सूक्ष्म और कोई का नहीं। तो इनमें से मतलब कोई का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, शुष्क धुलाई करना है, यानी भीगना नहीं चाहिए। तो टेल्कम पाउडर का, मैदा का, फ्रेंच चॉक का, तो इसमें से किसी का यूज आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत है। तो दाग धब्बा छुड़ाने का सिद्धांत क्या है? तो कपड़ा की जांच, धब्बा छुड़ाने वाला द्रव और द्रव का व्यवहार। ठीक है, तो दाग छुड़ाने के लिए सब बात ध्यान में देना होता है। कपड़ा का जांच, धब्बा छुड़ाने वाला पानी कैसा है और वो पानी कैसा रिएक्ट कर रहा है, तो सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, सूखी धुलाई, सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सूखी धुलाई में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कथी का यूज किया जाता है? तो रेशमी वस्त्र के लिए सूखी धुलाई यूज किया जाता है, रेशमी कपड़ा के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, रसदार सब्जी। रसदार सब्जी वनस्पतिक धब्बा नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? तो नवजात के लिए कपड़ा के खोलने का सबसे बढ़िया आगे से खोलना होता है। करने से खोलना होता है? आगे से। ठीक है, बच्चा के लिए कपड़ा बच्चा का आगे से खोलना है, मतलब फैमिली उमली चलाने का पूरा ज्ञान इसमें आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है? तो वस्त्रों की देखभाल इनमें से कौन है? तो पिन का पोटेड उपयोग करना, पहने हुए कपड़ा को अलग रखना, आयरन करना, इस सब वस्त्र की देखभाल है, कपड़ा की देखभाल है। ठीक है, गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से हैं? गृह सजाने का मतलब मेन जो साधन है वो क्या है, बताइए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, फर्नीचर, पर्दे, छोटे सजावटी सामान, और इनमें से सभी, तो सब है। गृह सज्जा के मुख्य साधन क्या है? तो सभी है। 23 का डी नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पे, चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? चाय का जो धब्बा है
वो कौना वर्ग में आएगा? तो ध्यान रखिएगा, वनस्पतिक धब्बा है। चाय का धब्बा किस वर्ग में आएगा? वनस्पतिक धब्बा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब ऊनी वस्त्र क्षार के संपर्क में आएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। वनस्पतिक दाग धब्बे को किन माध्यम द्वारा हटाया जाता है? तो वनस्पतिक जो धब्बा जो लग जाता है ना, तो उसको अमोनिया के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो वनस्पतिक दाग धब्बा लगेगा तो उसको अमोनिया के द्वारा हटाया जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे अंतिम चैप्टर यहाँ पे। ठीक है, तो अंतिम चैप्टर हम देखेंगे बिल्कुल मतलब एकदम लिमिटेशन के साथ। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा है एक चैप्टर में। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिला अभी तक यहाँ तो 20। ठीक है, उससे ज्यादा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये बहुत बेहतर मतलब नोट्स है। चलिए यहाँ पे अंतिम चैप्टर को हम देख लेते हैं, गृह विज्ञान और उसकी प्रयोगाहरता। ठीक है, गृह विज्ञान और उसकी प्रयोगाहरता। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? केकर सफाई प्रतिदिन करना जरूरी नहीं है? खिड़की और दरवाजा का। स्लैब, बर्तन, फर्श का तो करना जरूरी है, खिड़की और दरवाजा का प्रतिदिन जरूरी नहीं। नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज के दाग लग जाती है? तो नमी युक्त जो वस्त्र होता है उस पर फफूंदी, कवक का दाग लग जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? तो आंतरिक सजावट, अंदर रूप से सजावट का एक क्षेत्र इसमें से कौन सा है? आपको बताना है। कमरों की सज्जा, कमरों की सज्जा हो जाता है। पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है? तो पारिवारिक साधन का सदुपयोग कहलाता है गृह प्रबंधन, गृह प्रबंधन कहलाता है। उसके बाद में ध्यान रखिए, निम्न में से कौन सा गृह उद्योग नहीं है? गृह उद्योग नहीं है अस्पताल खोलना। 5 का डी नंबर, ये गृह उद्योग, घर का उद्योग नहीं है। स्वेटर बुनना, कढ़ाई करना, पुस्तक के जील बांधना, ये सब घर के उद्योग है। अस्पताल खोलना गृह उद्योग नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? मतलब होम साइंस का शाखा कौन नहीं है आपको बताना है। तो बताइए, घर से डायरेक्ट डाइटेटिक्सन कोई घर से संबंधित नहीं है। मानव का विकास, वस्त्र का विज्ञान, प्रसार शिक्षा। ठीक है, तो ये सब गृह विज्ञान से संबंधित है। डाइटेटिक्स जो है ये गृह विज्ञान से संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान के प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी गृह विज्ञान द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल से स्व रोजगार के कौन से क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो ये करते हैं डे केयर सेंटर में। डे केयर सेंटर में रोजगार प्राप्त करते हैं। डे केयर सेंटर में रोजगार प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं। तो गृह विज्ञान के कौन से क्षेत्र हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, बाल विकास, आहार एवं पोषण और गृह प्रबंधन। ठीक है, तो गृह विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पे जो दिया है इनमें से सभी होना चाहिए। कभी होना चाहिए? सभी। तो यहाँ पे थोड़ा बना लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे इरर है। सभी, सभी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? ठीक है, तो पूछा जाए कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है अपने संसाधन का प्रबंधन करने की कला। अपना जो भी सामान है उसको बढ़िया से संचित करके रखेंगे तब आपको घर चलाने का लूर है। बुझाया? हाँ, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है? ठीक है, तो गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है? तो आंतरिक सज्जाकार, आंतरिक सज्जाकार। स्वरोजगार का अवसर कौन सा है? आंतरिक सज्जाकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, मतलब बढ़िया से घर को सजा के रखिए। ठीक है, इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए? पति और पत्नी मिल के कौन काम कर सकती है घर के? बताइए। कपड़ा धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, सब। तो सब। ठीक है, मतलब अगर पति है तो वो भी कपड़ा धो सकता है, वो भी खाना बना सकता है और वो भी बर्तन धो सकता है। समझे? तो सब काम। तो यहाँ पे टोटल आप कंप्लीट कर लिए पूरा होम साइंस का ऑब्जेक्टिव। समझे? एकदम VVI A1 आर्ट्स क्लास का ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, A1 आर्ट्स क्लास ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव।
महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह, और यहाँ पे टोटल आप कंप्लीट कर लिए, द एंड हो गया। ठीक है, एडिट सर के द्वारा इसको बनाया गया है। यहाँ पे अब आगे जो है इसमें आप देखेंगे पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, और हम आपको दिखा दें तो 111 या 12 के आसपास 111 लघु उत्तरीय पूरा प्रश्न है। ठीक है, बाद में ये सीधे वन लाइनर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो सीधे ये क्वेश्चन है और तीर देकर के आंसर दे दिया गया है। तो इसको भी करा देंगे। इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो। ठीक है, और इसको कम से कम 2-3 बार पूरा वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, ये चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं कि एक दिन एक चैप्टर, दूसरा दिन अगला चैप्टर देख लिए, तो इसे भी याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। ठीक है, वीडियो को आप ज़्यादा बार जितना देखिएगा एग्जाम में उतना ही आपको फायदा करेगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिसका भी होम साइंस होगा उस सब बच्चा के पास शेयर कर दीजिएगा कि पूरा क्वेश्चन याद कर ले और सबका नंबर बेहतर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर वगैरह भी इसमें ऐड किया गया है, इस सबको समझा देंगे पूरा बढ़िया से। ठीक है, इस सबको समझा देंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है और वन लाइनर भी है। यहाँ पे देख रहे हैं ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब समझिए कि 26 को क्वेश्चन में पूरा सब्जेक्टिव सर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो 26 को ही आपको क्या करना है कि याद करना है क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में, बुझाया, और लघु उत्तरीय में मात्र 111 को। ठीक है, और पूरा बुक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में वन लाइनर है, स्मरणीय तत्व। तो ध्यान रखिए कि बहुत ही बढ़िया नोट्स है आपके लिए, और बहुत टाइम लगा है इसको तैयार करने में। तो ध्यान रखिएगा कि आप बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए। ठीक है, सपोर्ट करिए, और बाकी आपका रिजल्ट बेहतर हो यही भगवान से कामना है। थैंक यू, जय हिंद।